हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर नीट एंड जेई एस्पायरेंट। बच्चों, फिजिक्स को सीखने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल क्रिएट होता है वो होता है फिजिक्स में छुपी हुई मैथमेटिक्स। तो आज से हम सबसे पहला लेक्चर जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में इन्वॉल्व होती है। देखिए मैंने किस तरीके से इस बेसिक मैथ्स को डिज़ाइन कर रखा है। तो अगर बेसिक मैथ्स की बात करें बच्चों, तो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। उसमें से पहली होती है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत जो क्लास 10th में आपने पढ़ी है और थोड़ी बहुत जो आप यहाँ पढ़ेंगे। दूसरी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। और तीसरी बात होती है कैलकुलस, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आप क्लास 10th में पढ़ के आ रखे हो, थोड़ी बहुत आपने और सीखनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, बस थोड़े बहुत ग्राफ्स के ऊपर हमें चर्चा करनी है। बाकी डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आप क्लास 10th में पढ़ के आ रखे हो। कैलकुलस थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक होगा, लेकिन बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ हूँ, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाना ट्रिग्नोमेट्री। आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री को समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री दो टर्म्स को मिलके बना है, एक ट्रिग्नोन और दूसरा मेट्रॉन, है ना। तो ट्रिग्नोन रिफ़र करता है ट्रायंगल को और मेट्रॉन रिफ़र करता है मेजरमेंट को। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर बात करनी होती है। अब क्या पढ़ना है हमें बच्चों? हमें यहाँ पे बस दो तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंगल के बारे में जानते हैं, है ना। एंगल क्या होता है बच्चों? मतलब किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना, हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे कहते हैं कि एंगल तो हमें सभी को पता ही है ना। ऐसा नहीं है। जब आप फिजिक्स में एंगल को समझेंगे तो ये फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में एंगल की एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो एंगल को फिलहाल के लिए मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी हैबिट है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करने की। अब एंगल होता क्या है इसको आप समझना। मान लो ये एक फिक्स लाइन है ना। अब क्योंकि ये फिक्स लाइन है तो अपनी जगह पे यथासंभव जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी, और इसी के ऊपर एक रिवॉल्विंग लाइन है जो दिख नहीं रही है क्योंकि वो उसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है इस तरीके से। अब ये जो रिवॉल्विंग लाइन है जो फिक्स लाइन के ऊपर है, ये रिवॉल्व करी 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 और मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुँच गई। अब इन दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है इसी को हम एंगल बोलते हैं। आप कह रहे होगे इसमें क्या नई बात है, तो हम जानते ही थे। हाँ, आप जानते थे बच्चों, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंगल जो मेजरमेंट होता है, देखो एंगल ये भी हो सकता है, एंगल ये भी हो सकता है ना। तो अब एंगल यही क्यों लिया गया, तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो तीन चीज़ें हैं इसको समझने की, लेकिन जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको आप पकड़ना। बच्चों, एंगल जब भी आप लोगे, एक तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। कैसे होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल मेजर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एंगल हमेशा कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। खैर, आपको अगर यहाँ पे बात समझ में ना आई हो, मैं एक बार और इसको एलिबोरेट करता हूँ। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है ना। अब एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी है, यह आपका एक्स एक्सिस। तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस से बनेगा। अब एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इतने सारे एंगल्स एक्स एक्सिस से बन रहे हैं। लेकिन हमारे जो एंगल की डेफिनेशन है वो ये है कि जो आपने वो एंगल लेना है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ को। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव तो ये भी है, पॉजिटिव तो ये भी है ना। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो सारे हैं। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव सारे हैं बच्चों। लेकिन बच्चों, एक फिजिक्स में एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसके ऊपर और बातें होंगी बच्चों। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से सारी बातों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, तो बच्चों ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। और याद रखना, एंटायर फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है जो क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। मतलब ज़्यादातर आपको ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ही मिलेगा, है ना। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहाँ पे बैठ के आप सारी फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हो। जैसे इस सिचुएशन में मैं यहाँ बैठ के सारी फिजिक्स लगा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ और ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बन जाएगा, है ना। हाँ, यही सत्य है। अब
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का मतलब सिर्फ ये है और ये है। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल लेना है? तो बच्चों अगर आप देखो तो ये एंगल इस तरीके से जा रहा है, और अगर यहाँ से देखो तो ये एंगल इस तरीके से जा रहा है। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल मेजर्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेजर करना है। किसकी तरफ को? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये वो आपका एंगल होगा जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, है ना। तो बस यहाँ से एक ही बात को समझ जाओ, तो ये वो एंगल है जो हमें पूरी फिजिक्स में देखना है। अब इसी को एक तरीके से और भी समझाते हैं आगे जाके सॉरी जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो जो एंगल होगा वो हमेशा 0 से लेके 180 के बीच होगा। पूरी फिजिक्स में आपको यही एंगल देखना है। क्या? 0 से लेके 180 के बीच का एंगल, है ना। तो ये भी एक इसको तरीका है समझने का, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको इस तरीके से समझो जैसे मैंने आपको समझाया है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई एंगल का इंट्रोडक्शन। अब बच्चों एंगल को जब मेज़र किया जाता है ना, एंगल को मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, मतलब क्लास 10th तक आपने जो एंगल को पढ़ा था वो डिग्री में पढ़ा था। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी हम एंगल को मेज़र करते हैं तो एंगल को मेज़र करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। हालांकि और भी तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे कोर्स के हिसाब से या हमारे सिलेबस के हिसाब से एंगल 2 तरीके से मेज़र होगा। अभी तक ये मेज़र होता था डिग्री में, है ना, 90 डिग्री 180 डिग्री आप कहा करते थे। उसी तरीके से एंगल एक और तरीके से मेज़र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर डिग्री को मेज़र करना हो, जैसे 1 है तो अगर डिग्री दिखाना हो सिर्फ उसके ऊपर एक डॉट दिखा दो तो यही डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एंगल को मेज़र करने के 2 तरीके, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच इंटर कन्वर्जन क्या होगा। तो ऑब्वियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है या किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री के ऊपर थोड़ी सी, और फिर उसके बाद बात करेंगे रेडियन के ऊपर, और फिर इनका देखेंगे इंटर कन्वर्जन, ठीक। तो उसके बाद लगाएं व्हाट इज़ डिग्री, और इनफैक्ट मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज़ 1 डिग्री। ये 1 डिग्री का फंडा क्या है, इसको जरा आप समझना। तो बात कर रहे हैं डिग्री की, और डिग्री में भी हम समझने जा रहे हैं कि 1 डिग्री क्या भला होती है। तो इस 1 डिग्री को जरा आप समझो बच्चों। अब 1 डिग्री को समझने के लिए एक मैं रेफरेंस लेता हूँ। भाई हम जानते हैं कि एक राइट एंगल क्या होता है। अब एक राइट एंगल सभी को पता होता है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर होता है। मान लो ये वो राइट एंगल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अब मुझे समझना है कि 1 डिग्री क्या होगा। तो बच्चों 1 डिग्री का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर इस 90 डिग्री को मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने इक्वल पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो इसका कोई भी एक पार्ट जो होगा, वो कितने के बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसका कोई भी एक पार्ट जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। ये तो हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात। बच्चों ये जो 1 डिग्री मैंने डिफाइन कर रखा है, इस 1 डिग्री को जरा जूम करके यहाँ ले आओ, है ना। ये वो 1 डिग्री जिसको मैं आपको कह रहा था, दिस इज़ योर 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को फर्दर अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने इक्वल पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो 60वां पार्ट होगा या इसमें से कोई भी एक पार्ट होगा, कोई भी एक पार्ट को उठा लो, तो वो कितने के बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री एक्चुअली कितने के बराबर है? 1 मिनट के बराबर है। उसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना, डैश करके लगा रखा है। जो डिग्री के लिए डॉट लगा रखा है, मिनट के लिए डैश लगा रखा है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट के बराबर। आई बात समझ में? उसी तरीके से बच्चों ये जो 1 मिनट है, अगेन इसको जरा जूम कर दो। जब जूम करोगे तो ये तुम्हें 1 मिनट मिल रहा होगा। अब इस 1 मिनट को अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो फिर उसका जो एक पार्ट होगा, है ना, कोई भी एक पार्ट होगा, तो कोई भी एक पार्ट होगा वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि ओहो मैंने गलत लिख दिया। हाँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने के बराबर? 60 मिनट के बराबर। हो गलती हो गई छोटी सी, कोई नहीं, बात तो वही है। रिप्रेजेंट
लिख गलत दिया था। तो मैंने आपसे कहा दोबारा से, यहाँ ये राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो कोई भी इसका जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। इस 1 डिग्री को फर्दर आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो इसका कोई भी एक पार्ट होगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू 60 मिनट के। फिर वो जो उसका 1 मिनट है इसको फिर आपने जूम किया, ये 1 मिनट है, इसको फिर आपने जूम किया और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो उसका कोई भी एक पार्ट होगा वो कितने के बराबर होता है? 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट है तो जो 1 मिनट होगा 1 मिनट होगा इट इज़ इक्वल टू कितने के? 60 सेकेंड्स के। तो बच्चों ये फिजिक्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है, इस चीज़ को आप ठीक से समझें भी और नोट भी करें, है ना। अब आगे बात करते हैं डिग्री के बाद रेडियन पे। तो बाकी डिग्री के ऊपर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिग्री आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। आगे मैं आपसे बात करता हूँ रेडियन के ऊपर। ये रेडियन क्या चीज़ है, ये नई चीज़ है आपके लिए बिल्कुल, तो इसको समझना आप कि किस तरीके से रेडियन डिफाइंड होगा और हम किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ज़रा क्या कहानी है। तो मूविंग ऑन रेडियन, तो रेडियन को आगे समझाने से पहले बच्चों में छोटी मोटी बातें आपको ज़रा रेडियन के ऊपर बताता हूँ। देखो पूरी फिजिक्स में ना जब हम एंगल की बात करते हैं तो हर एक क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है और फिजिक्स में हम ज़्यादातर एसआई यूनिट पे डील करते हैं। तो जो एंगल की एसआई यूनिट होती है वो रेडियन ही होती है। मतलब आपने ज़्यादातर जो यूनिट यूज़ करनी है एंगल की वो रेडियन ही यूज़ करनी है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में जब भी आप एंगल को एनालिसिस करोगे वो हमेशा रेडियन के टर्म्स में करोगे। तो इसलिए रेडियन का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब रेडियन है क्या? तो रेडियन के लिए ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे एक होता है उसमें से सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में जब एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा होता है, क्या बोला? सर्कुलर सिस्टम में जब एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा होता है वो मेजरमेंट हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। हाँ जी, है ना। अब रेडियन है क्या? तो बच्चों रेडियन को समझाने के लिए, रेडियन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप ये एज्यूम करो कि कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है। किसको पाथ को? सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है। अब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? रेडियस रहा होगा। अब कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से यहाँ से यहाँ पहुँचा, है ना, तो ऑब्वियस है वो कोई ना कोई एंगल भी कंस्टिट्यूट कर रहा होगा। आगे जाके हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानेंगे, अभी फिलहाल हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये जो भी एंगल फॉर्मुलेट कर रहा होगा उसको मैंने थीटा बोलते हैं। ये वही एंगल है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब ये थीटा कितने के बराबर होगा इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे रेडियन को तो समझना है। ये जो टारगेट है रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें ये बातें समझ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जा रही है तो ही रेडियन डिफाइंड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रेडियन हर किसी चीज़ के लिए डिफाइंड है। जैसे डिग्री हर किसी चीज़ के लिए डिफाइंड है, वैसे ही रेडियन भी हर किसी चीज़ के लिए डिफाइंड है ना। तो जैसे हम एंगल डिग्री में नापते हैं वैसे ही हम एंगल रेडियन में नाप सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जाए तो ही वो रेडियन एंगल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो डिग्री है भाई, एंगल है, कैसा भी हो सकता है। तो वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करा और उसने थीटा एंगल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करा। अब क्योंकि मैं इसको सर्कुलर पाथ एज्यूम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? रेडियस रहा होगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा बच्चों, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। जनरली इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तीन के बीच एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर? आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर मैं और तरीके से लिखूँ तो थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर? एल बाई आर के बराबर, है ना। अब अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है तो चलो ठीक है। अब एल और आर की अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो जो थीटा आएगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। ध्यान रखना, ये वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं आ सकती है। तो एल और आर की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी थीटा आएगा वो हमेशा किस में आएगा? रेडियन में मेजर हुआ होगा। आई ना बात समझ में? चलो ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि भैया ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब असली बात यह है कि इस रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कि कैसे तरीके से हम पता करें या फिर कोई ऐसा रिलेशन हमारे सामने आ जाए जिसकी शक्ल देख के हम बता सकें भैया इतना अगर रेडियन है तो उसका इतना डिग्री रहा होगा। तो उसके लिए फिर मैं आगे आपको इसी को जरा आगे लेके चलता हूँ। मान लो कि ये पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ की जगह पे दोबारा से यहाँ पहुँच गया। मतलब वो एक्चुअली यहाँ से चला
यहाँ से चला और चलते 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 यहाँ तक पहुँच गया, मतलब ऐसा आप समझो, ऐसे चला 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 दोबारा यहाँ तक पहुँच गया। तो जब पार्टिकल इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगा, है ना, इस तरीके से ऐसे चला और दोबारा से वहीं पहुँच गया, तो उस समय में अगर आप कहूँ कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो भैया फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा ज़रा देखना। तो थीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्क लेंथ कितनी होगी, तो ऑब्वियस है पार्टिकल पूरा यहाँ तक चला हुआ है, तो बताओ आर्क लेंथ कितनी रही होगी। हाँ ऑब्वियस है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम जानते हैं कितनी होती है, हाँ 2 पाई आर। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल का सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर डिवाइड बाई आर। बताओ आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मुझे मिला क्या, मुझे मिला थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। कितने के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। अब क्या खास है इसमें बच्चों, खास ये है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि पार्टिकल यहाँ से चले और वापस यहाँ पहुँच जाए, तो बताओ उसका डिग्री मेजर कितना होता है। हाँ कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो 360 डिग्री है वो एक्चुअली कितने के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। बस मिल गया हमें वो जादुई फॉर्मूला जिसको पी के आदमी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली मुझे पता लग गया जो 360 डिग्री है वो तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू कितने के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर, है ना। बस इसके आगे की कहानी तो बस आपने समझ ही जानी है। तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो कितने सारे कंक्लूजन निकलेंगे और जो भी रिजल्ट आएंगे बच्चों, रिजल्ट्स आपने बिल्कुल एज इट इज़ याद करने हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, यहाँ से अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो बताओ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ तो बिल्कुल आप समझ ही जाना, जो 2 पाई रेडियन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस अब यहाँ से आगे बढ़ते रहो, दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दो फिर से। बताओ यहाँ 2 पाई बने, यहाँ पाई बाई 2 बनेगा और यहाँ 2 से डिवाइड करके 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री कितने के बराबर, पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। फिर दोबारा से आओ और एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। बताओ इसी इक्वेशन को अगर दोबारा से 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करने पे ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। फिर वही काम करो, दोबारा से इसी इक्वेशन को इस बार 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे, बताओ ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। आगे बढ़ो, फिर दोबारा से इसी इक्वेशन को इस बार 6 से डिवाइड कर दो। बताओ 6 से डिवाइड करके कितना बन जाएगा, जी हाँ कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं बच्चों, ये बड़े कॉमन रिजल्ट्स हैं, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको साइन 45 डिग्री याद होता है, तो उसी तरीके से आपको ये रिजल्ट भी याद होने चाहिए कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब पाई बाई 2 रेडियन आज के बाद कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। या फिर 60 डिग्री कहीं आपको दिखे तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाई बाई 3 रेडियन के बराबर, एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना। और बाकी मैं थोड़ी सी और चीज़ें इसमें डिस्कस करता हूँ आपसे, तब तक इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ मैं, और इसको ज़रा कोशिश करना कि आप इसको खुद से कर पाओ। मान लो मैं आपको 2 पाई बाई 3 रेडियन दूँ और आपसे कहूँ कि इसका डिग्री कन्वर्जन आप मुझे बताओ, तो 2 पाई बाई 3 का डिग्री कन्वर्जन कितना होगा, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको करता हूँ। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो 2 पाई बाई 3 रेडियन को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, बड़ा इसका एक सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक है। इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अगर इसकी शॉर्टकट ट्रिक की बात करूँ तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस रेडियन वैल्यू का डिग्री कन्वर्जन चाहिए तो कुछ मत करो, बस पाई की जगह पे 180 पुट कर दो। बताओ पाई की जगह पे 180 पुट करते ही, है ना, पाई की जगह पे 180 पुट करते ही ये 180 कटेगा 3 से कितने टाइम्स, 60 टाइम्स। तो 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। इतना सिंपल है। देखो क्या करा, पाई की जगह पे 180 पुट करा और फिर इसको एज इट इज़ सॉल्व कर दिया। जो भी वैल्यू आएगी कितने के बराबर आएगी, डिग्री के बराबर आएगी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 पाई बाई 4 अगर रेडियन मेजरमेंट है किसी एंगल का, बताओ उसका डिग्री मेजरमेंट कितना होगा। तो फिर वही काम, पाई की जगह पे 180 पुट करोगे, 180 4 से डिवाइड होता है, 180 4 से डिवाइड होगा और ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, ये आएगा 135
डिग्री के बराबर। तो करा कुछ नहीं है, पाई की जगह पे 180 पुट कर दिया। इस तरीके से आप बाकी कन्वर्जन भी कर सकते हो। दुनिया का कोई भी अगर एंगल आपको रेडियन में दे रखा है तो बहुत इजीली आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, यह है 5π/4 रेडियन का। मैं आपसे पूछूँ इसका डिग्री कन्वर्जन कितना होगा, तो बस करना कुछ नहीं है, एक मिनट 5π/4 की जगह पे जरा 5π/6 होता, मैंने थोड़ी जरा स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी है। तो 5π/6 रेडियन है, इसका डिग्री कन्वर्जन मुझे चाहिए। तो मैंने क्या करा, अगेन पाई की जगह पे 180 पुट करा, 6 से डिवाइड किया 30 टाइम्स, 30 × 5 होता है कितने के बराबर, 150 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं ये, है ना। देखो ये तो बिल्कुल बाई हार्ड होने चाहिए और ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब वो ज़रा फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिखता है। तो देखो हमने देखा 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन के, है ना। तो अब मैं आपसे कहूँ कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो ऑब्वियस है वो π/180 रेडियन के बराबर होगा। मैं कहूँ कि x डिग्री अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो ये रेडियन में कितना होगा, तो आप इतना जानते ही होगे, यूनिटरी मेथड π/180 × x। जो भी मेजरमेंट आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो अब इस बात से क्या पता लगा, इस बात से ये पता लगा कि अगर आपको डिग्री में कोई भी वैल्यू दे रखी है और आपको रेडियन में चाहिए तो उसको सिंपली क्या कर दो, π/180 कर दो, आपको वैल्यू किस में मिल जाएगी, रेडियन में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि 45 डिग्री का रेडियन मेजरमेंट कितना होगा, तो बस करना वरना कुछ नहीं, π/180 मल्टीप्लाई कर देना है उसको 45 से। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितने के बराबर, हाँ π/4 रेडियन के बराबर। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। तो ये छोटा सा कन्वर्जन है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या सोचना चाहिए, जो भी डिग्री का मेजरमेंट है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका वाइसा वर्सा अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियन को डिग्री में लेके जाना है तो रेडियन को डिग्री में ले जाने के लिए क्या करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180/π से। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो शॉर्टकट ट्रिक दी थी वो बहुत काम की होती है जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो। तो क्या करना होता है, पाई की जगह पे 180 वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। अगर ना हो रहा हो कुछ भी तो फिर आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को, वो वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये तो हो गया बच्चों एंगल के बारे में छोटी मोटी बातें, और हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आगे डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। बच्चों आगे डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेंट थ्योरी एंड सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, है ना। अब मैं अगर क्वाड्रेंट थ्योरी की बात करूं बच्चों तो आपको इतना पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरी की पूरी 4 क्वाड्रेंट बेस्ड है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ट्रिग्नोमेट्री को इसमें कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल लिख दिया मैंने, सिर्फ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब प्लस। साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जबकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन और उसका मूव वाला भाई दैट इज कोसाइन या फिर कोसिकेंट, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या रहे होंगे, नेगेटिव, है ना। वहीं अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे टेन और उसका मौसेरा भाई कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे नेगेटिव रहे होंगे। वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे कॉस और सिकेंट, मौसी की लड़की, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहे होंगे। तो ये छोटी सी एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वाड्रेंट थ्योरी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सिकेंट पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि साइन 100 कितना होगा, साइन 100 डिग्री कितना होगा। अब साइन 100 डिग्री हमें नहीं पता, तो साइन 100 डिग्री बच्चों होगा जितना भी, ये कन्फर्म्ड है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जाओगे, है ना। और वैसे भी आपको फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही ज़्यादातर ज़रा डीलिंग करनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये 0, ये π/2 जिसको आप 90 डिग्री भी कहते थे, और ये पाई जिसको आप 180 डिग्री भी कहते हो।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है, तो इसका एक डेरिवेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स, प्रॉपर मैथमेटिक्स की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, है ना। तो अभी हमें खैर डेरिवेशन वगैरह से कोई खास लेना देना नहीं है, तो अभी हमें सिर्फ इसको समझना है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब कभी अगर आपको साइन 100 डिग्री मिल जाए तो उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना कन्फर्म्ड है कि साइन क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि साइन 181 डिग्री कितना होगा। अब साइन 181 डिग्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि साइन 181 डिग्री का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुका हूँ। भाई ये 80 डिग्री तक की कहानी और इसके आगे थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये फ़ायदा होता है, हम एनालिसिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एंगल को देखने के बाद कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझाने का क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, वहीं से मैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आपके सामने रखूँगा, आइडेंटिटीज़ यहाँ पे रखूँगा आपके सामने। मान लो ये वो फिक्स लाइन है ना, ये वो फिक्स लाइन है और इसके ऊपर ये रिवॉल्विंग लाइन, और रिवॉल्व करते 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 मान लो यहाँ तक पहुँच गई। अब अगर एंगल की डेफिनेशन देखी जाए तो एंगल कैसे लेना है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वो एंगल थीटा है। अब अगर ये वो एंगल थीटा है तो इस थीटा को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये थीटा 90 से ऊपर जा चुका है। क्योंकि 90 तक के एंगल तो हमें जनरली पता होता है, 90 के बाद के एंगल्स में ज़रा दिक्कत आती है। तो अब बच्चों ये एंगल हम नहीं पता कर सकते हैं तो कोई चक्कर नहीं है। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस है ये कितना रहा होगा, 180 माइनस थीटा रहा होगा। वही क्लास 9th की लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर ये थीटा तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये थीटा तो ये कितने के बराबर, 180 माइनस थीटा के बराबर। अब बच्चों होता क्या है ना, होता ये है कि जो साइन के जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यूँ कहूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो वैल्यू होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो साइन वैल्यू होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो साइन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ देखो बच्चों, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, प्लस साइन थीटा के बराबर, है ना। अब सबसे पहले तो आप इस आइडेंटिटी को वैसे तो आपको याद ही करना है। अब याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो 180 डिग्री देखो कौन सी लाइन पे आ रहा है, ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, है ना। भाई अगर 0 है तो यही तो 180 डिग्री, इसको आप पाई के नाम से जानने लग गए हो अब। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स आपको मिल जाएं तो हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। क्या साइन और कॉस पे ज़्यादातर बातें करेंगे हम। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, तो इसका मतलब साइन का क्या रहने वाला है, साइन। अब वो प्लस होगा माइनस होगा, उसके लिए आप देखो कि 180 माइनस थीटा करके आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। बताओ 180 तक तो यहाँ हो गया, और अगर माइनस करोगे तो बताओ ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा का मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो साइन का क्या रहेगा, हाँ साइन रहेगा। तो बस ये बन गई आपकी एक आइडेंटिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या इसका आइडेंटिटी का हम यूज़ ले सकते हैं, क्या इसका क्या फ़ायदा है इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले का मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। मान लो ये जो एंगल है, कुछ देर के लिए एज्यूम करो ये एंगल कितने के बराबर है, 150 डिग्री के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो ये एंगल कितना है, 150 डिग्री है। अब नॉर्मली क्या होता है, इतने बड़ा एंगल हमें पता ही नहीं होता इसकी वैल्यू, और कैलकुलेटर तो हमें अलाउड नहीं है। तो अब मुझे अगर थीटा इज इक्वल टू 150 नहीं पता तो मैं इसको कैसे करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखना। अब देखो ये जो 150 डिग्री है इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है 180 माइनस थीटा। बताओ लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं ऐसे करके। तो 150 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ 180 माइनस थीटा। अब मैंने आपसे अभी क्या कहा, मैंने कहा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी साइन वैल्यू सेम होती है। तो अगर मैं इन दोनों साइड साइन ले लूँ इस तरीके से, ये बन जाएगा साइन 150 डिग्री और ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा।
तो बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितने के बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। कितने के बराबर है? साइन थीटा के बराबर। इसका मतलब जो आज तक साइन 150 डिग्री हुआ करता था, बताओ आज के बाद वो साइन 180 माइनस 30 भी हो सकता है। और साइन 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। बताओ थीटा का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? 30 डिग्री प्ले कर रहा है। आई ना बात समझ में? तो ये इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि जो भी आपके पास ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके साइन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका मतलब चाहे मैं साइन 150 डिग्री कहूँ, चाहे मैं साइन 30 डिग्री कहूँ, ये दोनों बातें एक ही हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ बेटा? फ़ायदा ये हुआ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता होती है। तो क्योंकि मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितने के बराबर? 1/2 के बराबर। तो इसका मतलब साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी कितनी रही होगी? हाँ, 1/2 रही होगी। आई बात समझ में? अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे अगर साइन 150 की जगह पे साइन 151 डिग्री होता तो क्या होता? तो बच्चों कुछ नहीं होता फिर, है ना। तो इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी है वही हम सीख सकते हैं ना, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। जैसे कुछ होते हैं एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस, क्या बोला? जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 90 आ जाए या 90 का मल्टीपल आ जाए। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ एलाइड एंगल्स की कैटेगरी के लिए काम करते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स होते हैं। ये एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ये एलाइड एंगल्स वो होते हैं, ये दो एंगल्स को मैं एलाइड एंगल्स बोल सकता हूँ जब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 90 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए। अगर इन तीन में से कोई भी कैटेगरी बन रही है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहाँ पे काम करेंगे, नहीं तो वो फॉर्मूले वहाँ पे काम नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 150 और 30 ये एलाइड एंगल्स बन सकते हैं। ये एलाइड एंगल्स बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इनका सम अगर करूं तो 180 आ रहा है, इनका डिफरेंस करूं तो 120 आ रहा है। अब इनका सम और डिफरेंस या तो 0 आ जाए, 0 तो आ नहीं रहा है, या 90 आ जाए, 90 भी नहीं आ रहा है। सम करके भी 90 नहीं आएगा, डिफरेंस करके भी 90 नहीं आएगा। लेकिन इनका सम या डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो ये एलाइड एंगल होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे 180 मिल रहा है और 180 मल्टीपल ऑफ 90 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एलाइड एंगल की कैटेगरी में है। अब क्योंकि ये एलाइड एंगल्स हैं, इसका मतलब इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम करेंगे। एक दो एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से शायद मैं हट रहा हूँ, लेकिन बैक टू टॉपिक आ जाएंगे अभी। जैसे 120 डिग्री है और 60 डिग्री है, मैं पूछूँ क्या ये एलाइड एंगल्स हैं? तो आपने चेक करना है इनका सम, इनका डिफरेंस। तो मैं जब इनका सम किया तो मुझे 180 मिला और डिफरेंस किया तो 60 मिला। अब सम करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि इनका सम 180 होता है और जो 180 है या तो ये 180 0 होना चाहिए, 0 तो है नहीं, या ये 90 होना चाहिए, 90 भी नहीं है 180, या ये फिर मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। हाँ, 180 मल्टीपल ऑफ 90 होता है। अब क्योंकि मैंने देखा कि इन दोनों का सम 180 है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 90, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स क्या माने जाएंगे? एलाइड एंगल माने जाएंगे और इन दोनों एंगल्स पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम करेंगे। तो बैक टू आवर टॉपिक। अब दोबारा से आओ जरा। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई है ना। अब इस आइडेंटिटी के बेस पे मैंने आपसे कहा कि 150 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो 150 डिग्री का मतलब होता है 180 माइनस 30। अब मैंने ले लिया दोनों साइड साइन। अब जब मैंने दोनों साइड साइन लिया तो यहाँ मुझे मिल गया साइन 180 माइनस 30, कुछ जैसा साइन 180 माइनस थीटा जैसा। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? प्लस साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? प्लस साइन 30 डिग्री के बराबर होगी। अब क्योंकि साइन 30 डिग्री मुझे पता है 1/2 है, तो इसका मतलब साइन 150 डिग्री भी कितना रहा होगा? 1/2 रहा होगा। तो यही फ़ायदा होता है आप अगर इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाएं। अब इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं। देखो बच्चों, दो तीन चीज़ें बताऊंगा। एक तो साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब जो 30 डिग्री है या जो 150 डिग्री है ये 30 डिग्री का रेफरेंस एंगल है। कौन सा एंगल है? रेफरेंस एंगल है ना। तो इसको बोलते हैं हम 150 इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेफरेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री। किसके लिए? साइन के लिए, है ना बात। दूसरा सवाल कि सर ये वैल्यू, दो वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं? भाई साइन 30 डिग्री भी 1 है, साइन 150 डिग्री भी 1 है। तो हालांकि इसको तो बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स की क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में समझाया जा सकता है। हाल फिलहाल के लिए, अभी समझने के लिए आप ये मानो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन फंक्शन है, कोई भी नहीं कहूँगा यहाँ पे, जो साइन फंक्शन है या फिर जो कॉस फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं?
पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, वैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ही होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर दे। क्या कर दे? रिपीट करना शुरू कर दे। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब साइन भी एक अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे जो साइन 30 डिग्री है, तो आप देखे हो कि साइन 150 डिग्री भी कितना है? 1/2। और भी कई सारी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो साइन की जो आपको 1/2 ही वैल्यू देंगी। वो आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा। हाल फिलहाल के लिए इसके रेस्पेक्टिवली एक दो एग्जांपल बच्चों हम और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अगला एग्जांपल आपसे लेता हूँ कि साइन 135 डिग्री कितना होगा, है ना। तो अगला जो टारगेट है वो है ये पता करना कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया आपके सामने सवाल आया, व्हाट इज़ साइन 135 डिग्री? भाई हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता तो आप पता करते हैं। बताओ साइन 135। सबसे पहले आप एक ऐसा एंगल ढूंढो, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढो, और सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपको मिल जाता है तो देखो उन दोनों का सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल है या नहीं है। तो मैंने दे पाया कि भैया अगर मैं 180 से 45 को माइनस कर दूं तो मुझे 45 मिल जाएगा, इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो 45 क्या है? 135 का एक सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 180 आता है। तो मैं 135 को ब्रेक कर सकता हूँ 180 माइनस 45 में। अब अगला काम, दोनों साइड साइन ले लो। तो ये बनेगा साइन 135 और ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 45। कैसा? साइन 180 माइनस थीटा जैसा। अब क्योंकि मैं पढ़ के आ रखा हूँ साइन 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है? प्लस साइन थीटा के बराबर होता है। और थीटा का रोल कौन अदा कर रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री अदा कर रहा है। तो इसका मतलब आज के बाद जो साइन 135 डिग्री है, बताओ वही क्या है? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 तो अपन जानता है कितना होता है? 1/√2। तो इसका मतलब जो साइन 45 है वही क्या है? साइन 135 डिग्री है। दैट इज इक्वल टू 1/√2 के, है ना फॉर्मूला कितना काम का। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। एक दो एग्जाम्पल बच्चों मैं इसके और लेता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशन मैं आपको इसकी और दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये सीखा कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो साइन वैल्यू होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 डिग्री जो होगा वो इक्वल टू कितने के होगा? साइन 120 डिग्री के होगा, है ना। तो खैर ये वैल्यू तो हम जानते हैं। जैसे और एग्जांपल दूँ, मैं आपसे कहूँ साइन 10 डिग्री के बारे में दो बातें बोलो, तो साइन 10 डिग्री के बारे में मैं दो बातें नहीं, मैं एक ही बात बोलूँगा कि भैया दिस इज इक्वल टू कितने के? साइन 170 के। तो अगर ये 10 है तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो जितना साइन 10 डिग्री होगा उतना साइन 170 डिग्री होगा। मैं पूछूं साइन 1 डिग्री कितने के होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? ये होगा साइन 179 डिग्री के। उम्मीद है आपको इतने एग्जाम्पल में बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपसे और कर लेता हूँ। बच्चों जैसे साइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वैसे ही एक फॉर्मूला कॉस के लिए भी होता है। इसको भी लिख लेते हैं, क्या पता ये भी काम आ जाए, ये भी काम आएगा। वैसे ही फॉर्मूला होता है कॉस 180 माइनस थीटा का। तो बच्चों जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है, अब ये कितना होगा, इसको कैसे करके याद रखते हैं, है ना। अब इसको देखो, याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले ये 180 डिग्री है, कौन सी लाइन का एंगल है? हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 180 डिग्री होगा, जिसको अब आप पाई के नाम से जानते हो। बार बार कह रहा हूँ याद रखना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर। तो मान लो मैं 180 डिग्री पे हूँ, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉस पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब 180 माइनस थीटा का मतलब है, 180 माइनस थीटा का मतलब होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। आप कुछ सोच रहे होंगे 180 माइनस थीटा का मतलब तो मैं फर्स्ट में भी आ सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर 180 माइनस थीटा है तो उसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही रिफर करा जाएगा उसको। तो कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो उसका मतलब कॉस का कॉस ही आएगा, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा। अब सवाल एक पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो ऑब्वियस है 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस क्या होता है? जी हाँ, नेगेटिव होता है ना। तो इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। ठीक, बाकी वैल्यूज़ के ऊपर बात करूँ तो बस जैसा साइन के संग जो व्यवहार किया गया था वही व्यवहार कॉस के संग भी होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी,
तो मैं तो कंफर्म दूँ कि अगर कॉस 150 डिग्री है तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बस करना वरना कुछ नहीं है, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तरीके से। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए फिर वही रणनीति अप्लाई करते हैं जो साइन के संग करी थी। तो ये 150 डिग्री है। अब इस 150 डिग्री को मैं अगर लिखना चाहूँ तो 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, है ना। रिजल्ट क्लियर। अब ले लो दोनों साइड कॉस, तो ये आया कॉस 150 और इस साइड भी कॉस ले लूँगा तो ये बन जाएगा कॉस 180 माइनस 30। बस अब याद कर लो अपनी आइडेंटिटी। तो बताओ कॉस 180 माइनस 30 कितना होगा। एक तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस माइनस कॉस थीटा के बराबर, तो नेगेटिव तो आएगी। बस कसर रह गई क्या लिखने की, 30 डिग्री लिखने की। तो इसका मतलब जो कॉस 150 डिग्री रहा होगा वो एक्चुअली कितने के बराबर होगा, माइनस कॉस 30 के बराबर होगा। और कॉस 30 की वैल्यू तो अपन जानता है, बताओ कॉस 30 कितना होता है, हाँ √3/2। क्लास के अंदर पढ़ा है ना सारा कुछ। तो इसका मतलब कॉस 150 डिग्री इक्वल टू कितने के, माइनस √3/2 के, है ना। बाकी मैं अब यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ आपसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ये बात यहाँ पे नहीं कही जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दो बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और मैं दो स्पेशल एंगल्स ज़रा आपके सामने रखता हूँ, है ना। दो स्पेशल एंगल्स होते हैं बच्चों फिजिक्स में, बहुत जगह आपको बहुत जगह काम आएंगे। तो दो एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें से एक एंगल होता है टू स्पेशल एंगल करके लिख लेना, टू स्पेशल एंगल्स। बच्चों एक होता है 53 डिग्री और एक होता है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो पहले दो अलग अलग ट्राइंगल्स में ज़रा देख लेते हैं। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो मान लो ये वाला एंगल अगर 53 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 37 डिग्री रहा होगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो पहले इस 53 डिग्री के हिसाब से देखो, अगर ये 53 है ना, तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो होती है 4, लॉन्गेस्ट साइड होती है 5 और बची हुई साइड होती है 3। तो अगर ये 53 डिग्री है, ये वाली साइड बनेगी 4, लॉन्गेस्ट साइड 5 और बची हुई साइड 3। ऑब्वियस है ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हो गई हाइपोटेनियस और बची हुई साइड बन गई बेस। अब मैं यहाँ पे अगर 37 डिग्री लिख दूँ तो बिल्कुल मैं सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 90 है ये 53 है तो बचा हुआ एंगल कितना रहा होगा, 37 डिग्री रहा होगा, है ना। तो अब अगर इसको 37 डिग्री के हिसाब से सोचा जाए तो उसके लिए फिर ये वाली लेंथ होगी 3, परपेंडिकुलर बनेगा 3, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 5 ही रहेगा लेकिन बेस बन जाएगा 4 के बराबर। अब इसमें याद क्या रखना है, याद रखना है आपने ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है साइन 37 डिग्री जो भी होगा या साइन थीटा जो भी होगा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ साइन 37 की तो बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। कितना बनेगा, 3/5। मैं पूछूँ कॉस 37 डिग्री कितना होगा, तो अगेन फिर यहाँ से देखो, तो कॉस 37, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, मतलब इन दोनों को रिलेट करना है हमें। तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि साइन 53 डिग्री कितना होगा, तो भैया साइन 53 डिग्री के लिए फिर आ जाओ अपने ट्राइंगल पे। तो ये 53 डिग्री है तो साइन 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी बस। और मैं पूछूँ कॉस 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री कितना होगा, तो ये रहा होगा 3/5 के। बच्चों ये चार वैल्यूज़ को बहुत तरीके से याद करना है ना। वैसे तो ट्रिक क्या है, याद तो आप आराम से कर सकते हो। शुरू में तो आप ये ट्राइंगल बना के इसको सीखना। उसके बाद एक छोटी सी बात होती है कि सबके नीचे 5 आ रखा है और साइन 37 कॉस 37 याद कर लोगे तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो जो साइन 37 होगा वही साइन 53 डिग्री रहा होगा। बताओ अभी बताया था ना। बस इन दोनों एंगल्स को देखो ज़रा, ये दोनों एंगल्स को अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मतलब साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट वैल्यू होती है, सेम नहीं होती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। तो जो साइन 53 डिग्री है वो एक्चुअली कॉस 37 डिग्री बनेगा और जो कॉस 37 डिग्री है वो साइन 53 डिग्री बन जाएगा। बाकी इसको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने क्या कहते हैं वो अपने दिमाग का सही यूटिलाइज़ करके आप इसको अपने तरीके से याद कर सकते हो। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है तो अपने अपने तरीके से इसको
याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना, बहुत काम की है, बहुत जगह आपको ये देखने को मिलने वाले हैं 2 एंगल्स। ठीक है, आओ आगे मूव ऑन करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़े इंपॉर्टेंट 2 और फॉर्मूले होते हैं बच्चों, जहाँ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कई सारे फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना फिजिक्स में वहाँ हम सीख ही जाएंगे। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे उनमें से अभी मैंने 2 फॉर्मूले आपको दिखाए, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इनमें से ही 2 और फॉर्मूले होते हैं, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, इसको एंगल हाफ फॉर्मूला बोलते हैं, मैं तो इसको एंगल हाफ फॉर्मूला बोलता हूँ, बुक्स में कभी कभी इसको डबल एंगल फॉर्मूला ही बोल दिया जाता है। तो एंगल हाफ फॉर्मूला कहो या फिर डबल एंगल फॉर्मूला कहो, बात एक ही है। तो खैर मैं इसको बोलता हूँ एंगल हाफ फॉर्मूला, ठीक है, या फिर आप इसको डबल एंगल फॉर्मूला भी कहें, तो बात एक ही है, मकसद सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का। जिसमें से पहला फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 2 थीटा का। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं साइन 2 थीटा दिख जाए तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, है ना। आगे आप जाके जब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहाँ पे ये फॉर्मूले के बगैर आपका काम ही नहीं चल पाएगा। तो इस फॉर्मूले को ढंग से देख लें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको एंगल हाफ फॉर्मूला क्यों बोला गया है, एंगल हाफ फॉर्मूला मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, एंगल का हाफ हो गया। देखो क्या हो गया, एंगल का हाफ। अब कुछ कहते हैं कि ये डबल एंगल फॉर्मूला, मतलब यहाँ थीटा है तो ये 2 थीटा बन जाता है। चाहे डबल एंगल बोलो चाहे एंगल हाफ बोलो, एक ही बात है, एट द एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं साइन 2 थीटा की जगह पे सिर्फ साइन थीटा आपको देता, बताओ क्या ये फॉर्मूला लगता, हाँ ये फॉर्मूला अभी भी काम करेगा भाई। 2 थीटा हो, थीटा हो, पीटा हो, हाथी हो, चीटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो साइन ही ना, तो शक्ल तो दोनों की सेम जैसी है। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला ये है तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ सही सोचे हो तुम, तो ये बन जाएगा 2 साइन, करना क्या है, एंगल का हाफ। तो ये अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। बच्चों वैसे ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है, किसी एक को आप नोट कर लें, बस आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे करा क्या है। बच्चों वैसे ही होता है एक और फॉर्मूला यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं बाहुबली फॉर्मूला बोलता हूँ, है ना। क्यों बोलता हूँ बाहुबली फॉर्मूला, ये आपको समय रहते रहते पता लग जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो बच्चों कॉस 2 थीटा के आपने 3 फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है। हाँ, फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला जो आपने याद करना है। दूसरा फॉर्मूला ये एक आएगा कॉस के टर्म्स में, एक आएगा साइन के टर्म्स में, तो अपनी सुविधा अनुसार इसको याद करना। ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके 1-2 फॉर्मूला भी और भी होते हैं, है ना, मुझे याद है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उनकी, तो इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, वो 10 के टर्म्स में होते हैं। लेकिन ये 3 फॉर्मूले बच्चों आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। तो कॉस टू के लिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाल फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूले तो कम से कम याद रख ही लेना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को। बच्चों आगे बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों यहाँ पे हम 2 के ऊपर ही बात करेंगे, एक बात करेंगे साइन के ऊपर और एक बात करेंगे कॉस के ऊपर। आप कहोगे यार साइन और कॉस के ऊपर ही बात हो रही है, ज़्यादातर बातें पूरी फिजिक्स में साइन और कॉस के ऊपर ही होंगी, हाँ, तो इसलिए साइन और कॉस को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो बच्चों रेंज का मतलब आपको पता होगा, रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लो मैं इस समय यहाँ पे हूँ, है ना, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझसे मेरी मम्मी कहें कि बेटा तूने यहाँ से लेकर यहीं तक जाना है, ना आजू ना बाजू, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ तो ये मेरी रेंज हो गई, बस यहीं तक मूव कर सकता हूँ मैं, इसके सिवा मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज रेंज, लिमिट, हद, है ना, कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो यही मेरी रेंज मानी जाएगी, ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू, ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज की बात करूँ तो 2 फंक्शंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है साइन फंक्शन। तो बच्चों साइन की जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो है -1, और जो सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है वो है +1, और ये बन गई इसकी रेंज। तो इसको मैथमेटिकली लिखने का ऐसा तरीका होता है, -1 से लेके +1 तक, है ना, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो
तो जो साइन की रेंज है वो -1 से लेके +1 तक लाई कर सकती है, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज़। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मैंने दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद जीवन में कभी कोई सब्जी वाला, फल वाला, है ना, आपसे कहे कि भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1.2 है, इसका मतलब चाचा क्या बोल रहे हैं, चाचा झूठ बोल रहे हैं। तो साइन की वैल्यू 1 से ऊपर कभी जा ही नहीं सकती है, याद रखना, बहुत काम का है। तो अगर साइन की वैल्यू 1 से ऊपर अगर आपको दिख गई तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, कभी भी साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती है, ना ही कभी -1 से छोटी हो सकती है। मतलब साइन की वैल्यू अगर आपसे कहा जाए -1.5 है तो ये भी क्या माना जाएगा, एक गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। उसी तरीके से बच्चों कॉस की वैल्यू भी डिफाइंड है, कॉस की रेंज भी क्या होती है, यही होती है। तो कॉस की वैल्यू भी -1 से लेके +1 तक लाई करती है, इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज़। अब सवाल ये आता है कि अगर इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से आती हैं, है ना, तो क्या दोनों के ग्राफ भी सेम बनेंगे ना? बच्चों दोनों के ग्राफ बिल्कुल अपोजिट बनते हैं। अब अपोजिट यार कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल अभी ग्राफ से हमें मतलब नहीं है, फिलहाल फोकस सिर्फ इसी पे है कि इन दो की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से लेके +1 तक हो सकती है, और इसकी रेंज भी -1 से लेके +1 तक हो सकती है। अब जो दो बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं, इसके आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल प्राइम क्वेश्चन जिसे कह सकते हो। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस लेवल के हिसाब से तो ये क्वेश्चन प्राइम ही रहेगा। हाँ, मान लो आपको मैं एक फंक्शन दूँ, इसको हटाओ, अब रेंज का काम हो गया। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि भैया sin x इंटू कॉस एक्स। अभी एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है बच्चों, ये sin x इंटू कॉस एक्स का मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है। मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने दो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर रखे हैं, उन दो कॉन्सेप्ट के आधार पे देखो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये कोई y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों जब भी आपको ऐसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, यहाँ पे आपको दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हों, है ना। अब हम तो ये क्या जानते हैं, हम तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं वो 1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं वो 1 होती है। आप कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, आंसर कितना हो गया 1। बिल्कुल गलत आंसर है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगी बच्चों। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक को आप का ज़िंदगी याद रखना और आगे भी बच्चों को समझाना, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को। जब भी आपको दो फंक्शन दे रखे हों, वो चाहे एडिटिव हो, एडिशन में दे रखे हों, मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हों, सब्ट्रैक्शन में दे रखे हों, डिवीज़न में दे रखे हों, कैसे भी दे रखे हों, हमेशा उन दो फंक्शन को या उन मल्टीपल फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज ये बड़े आराम से सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो पहला टारगेट है वो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को किसी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब या तो ये साइन एक्स पूरा पूरा साइन की फॉर्म में आ जाए, या ये पूरा पूरा किस में आ जाए, कॉस की फॉर्म में आ जाए। हाँ, अब कैसे करा जाए, क्या करा जाए कि ये पूरा साइन बन जाए या पूरा कॉस बन जाए, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों। याद करो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था, बताओ फॉर्मूला क्या दिया था, मैंने आपसे कहा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इसने पीटा उसने पीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्योंकि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, बस इसी बात का हम फ़ायदा उठाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस कमी किस चीज़ की है, इसमें कमी है 2 की। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, और ये बराबर हो ना, ये दोनों अभी बराबर नहीं है क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मेरा फ़र्ज़, मेरा कर्तव्य बनता है यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना भी। तो क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ बेटा, फ़ायदा ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये पूरी चीज़ बन जाएगी कितने के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर बन जाएगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने आपसे कहा था इसका टारगेट क्या है पहला, कि ये पूरा एक पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो बताओ ये हो गया ना कन्वर्ट साइन 2 थीटा में। अब 1/2 के ऊपर मत देखो, 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, बताओ मुझसे क्या पूछा हुआ था, मुझसे इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू पूछी हुई थी। अब मैं क्या जानता हूँ, मैं तो साइन की मैक्स वैल्यू जानता हूँ, और साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कहो,
और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कहो, ये दोनों बातें एक ही हैं। देखो ये तो एंगल है ना, ये तो एंगल है, कितना भी हो सकता है। अब जितना भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो, साइन की जो मैक्स वैल्यू होगी तो 1 ही ना। अब ये एंगल कितना भी दे रखा हो, 2 थीटा, 4 थीटा, 10 थीटा, 100 थीटा, जो भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड साइन की वैल्यू होती तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। तो इसका मतलब ये जो है इसकी मैक्स वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1 है। अब क्योंकि इसके संग 1/2 है तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली जो ये 1/2 आ रखी है, बताओ यही वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। किसकी, हमारे गिवन फंक्शन की, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी यार, है ना। तो बच्चों ये थी ट्रिग्नोमेट्री की छोटी सी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है। तो हालांकि ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी बातें इसमें और हो सकती हैं, लेकिन इतनी बातें सीखना मतलब इनिशियल फेज़ में इतना बहुत ज़्यादा सीखना या बहुत ज़्यादा सिलेबस को बल्कि नहीं बनाना चाहिए। तो जितना मैंने आपको समझा रखा है ये सफिशिएंट है फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल क्यों कहूँ, पूरी फिजिक्स के लिए इतनी कहानी। हालांकि इसमें कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए आपको या मैंने डिस्कस नहीं करे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस चलेगा, जहाँ जहाँ उन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूले वहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया आज क्या दिया, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाया एंगल क्या होता है, किस तरीके से मेजर होता है, कैसे मेजर होता है। हाँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेना होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी बात मैंने आपको समझाई, एंगल को मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं, या एंगल मेज़र होता है या तो डिग्री में या फिर रेडियन में। और फिर मैंने आपको समझाया डिग्री और रेडियन का इंटर कन्वर्जन क्या होता है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करें, अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो क्या करें। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट थ्योरी समझाई और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस करे, जिसमें मैंने आपसे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कन्वर्जन फॉर्मूले डिस्कस किए थे। एक साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका जो साइन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है ना। अगली बात मैंने आपको क्या बताई थी, मैं तो खुद ही भूल गया मैंने आपको अगली बात क्या बताई थी। अगली बात मैंने आपको बताई थी, मेरे ख्याल से मैंने आपको एंगल ऑफ फॉर्मूले, 2 एंगल ऑफ फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस करे थे, और भी हैं, लेकिन ये 2 फॉर्मूले हमारे अभी फ़िलहाल के लिए बहुत काम के हैं। फिर उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस की आपको रेंज बताई थी, और उसके बाद एक नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा निक्का निक्का सा क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों फिजिक्स का, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।